चलो, तो पहली रिएक्शन जो आपको किताब में मिलना चाहिए थी वो सैंडमेयर के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर से एक बार, आप अगर हेलो एरीन्स बनाना चाहते हो तो एक तो पिछले साल वाली पहले आप समझिए, जो आपको पढ़ने के लिए बोला था कि अगर वो 392 टू 394 ऐसे पेजेस में मिल जाएगी, नहीं पाए हो तो यहाँ देखिएगा, बेंजीन की अगर रिएक्शन हेलोजन से हो, क्लोरीन या ब्रोमीन, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, हर हालत में ये याद रहे आपको रिएजेंट, क्योंकि ये एक लुईस एसिड है और इन रिएक्शंस को कराने में बहुत मदद करता है। आप हेलोजन सीधे बेंजीन में अटैच पाएंगे, ये कई जगह आएगा, इसलिए आप इसे याद रख लें कि अगर क्लोरीन या ब्रोमीन बेंजीन में डायरेक्ट अटैच करना हो आपको, तो आप एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए। बेंजीन बाकायदे तैयार है क्या अटैच करने के लिए, हेलोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन। ठीक है, आयोडीन और फ्लोरीन डायरेक्ट नहीं जुड़ते हैं, स्पेशल रिएक्शन से जुड़ते हैं, सैंडमेयर या गटरमैन रिएक्शन से, तो वो फिलहाल अभी इस चैप्टर में नहीं है। ठीक है, सैंडमेयर है तो उसको जोड़ते हैं फिर, चले। तो यहाँ पे अभी आपने पाया कि बेंजीन में डायरेक्ट आप क्लोरोबेंजीन जोड़ सकते हैं या ब्रोमोबेंजीन भी, ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई हेलो एरीन्स की। दूसरी आपकी जो किताब में है वो सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब पहले से ही मिथाइल इसमें अटैच है। ठीक है, एलिफेटिक एरोमेटिक, तो अगर आप इसकी क्लोरीन या ब्रोमीन से फिर रिएक्शन करा रहे हैं, ध्यान देना यहाँ प्रेजेंस किसकी अगर मिली आपको, यूवी लाइट की, यूवी लाइट अगर गलती से लिख दिया तो आप फिर बेंजीन में नहीं अटैच करोगे, क्योंकि बेंजीन के सारे कार्बन कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिड। अंतर समझिए बच्चों, क्योंकि यहीं पे आपको जहां कंसेप्ट में इधर उधर होता है उसी में से क्वेश्चन उठते हैं। यहाँ यूवी लाइट लिखते से ही ये क्लोरीन या ब्रोमीन आपके इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े, और अगर कुछ नहीं लिखा है या एनहाइड्रस AlCl3 या Fe डार्क लिखा हुआ है, ठीक है, जो किताब में होगा अभी, तो इसलिए मैं वही लिख रहा हूँ। तो जब इनकी प्रेजेंस आपको दिखेगी तो ये हेलोजन एटम उठेंगे और जाके बेंजीन में जुड़ेंगे, लेकिन कहीं भी नहीं उठा के जुड़ जाएंगे। उसके लिए लॉजिक ये है कि जो पहले से अटैच है वो किस तरीके का ग्रुप है। तो आज आपने अभी जो ग्रुप लिखे उनमें ये +R इफेक्ट देने वाला ग्रुप है, यानी पॉजिटिव रेजोनेंस डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग जो लिखे हो ना सबसे पहले, इसको लिखना भूल गया हूँ, लिख लो उसमें, ये +R इफेक्ट में भी आता है। +R इफेक्ट में कौन आएगा, एल्काइल ग्रुप, मिथाइल एथाइल, लिखना भूल गया था। मिथाइल एथाइल भी किस में आएंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में, सबसे पहले इन्हीं को लिखना था। तो ये क्लोरीन या ब्रोमीन उठ के जब आएंगे बेंजीन में जुड़ना चाहेंगे, तो इनका काम ये भाई साहब का जो पहले से जुड़े हैं मिथाइल, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इन्हें ये डायरेक्ट करेंगे आप आइए और आर्थो पे जुड़िए या तो पैरा पे जुड़िए, कहीं भी नहीं जुड़ेंगे। तो आप जुड़ेंगे क्लोरीन अंकल या ब्रोमीन अंकल, तो कहाँ जुड़ेंगे, आर्थो पे एक बार जुड़ सकते हैं और एक बार जुड़ सकते हैं कहाँ, पैरा। कहाँ नहीं जुड़ेंगे कभी भी, मेटा पोजीशन पे। क्यों नहीं जुड़ेंगे, किसी के दिमाग में आ रहा है तो इसका कारण बता रहा हूँ कि ये कौन से ग्रुप हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जो डायरेक्ट करते हैं कि बेंजीन की किस पोजीशन पे जुड़ना है इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट को। इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट जनरली इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जैसे इसमें 2 अगर क्लोरीन है तो एक क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है, दूसरे क्लोरीन को ले जाता है आयरन, फिर ऐसे ब्रोमीन के ऊपर क्या बनता है, पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये है क्लोरोनियम आयन और ये है ब्रोमोनियम आयन। इन्हें नाम से जाने रहिए, नहीं नाम जानना है कोई दिक्कत नहीं, इनऑर्गेनिक मॉइटीज हैं, तो कम से कम इस क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव एग्जिस्ट करता हुआ समझिए, क्योंकि ये अलग दिख रहा है। हम जनरली क्या पाते हैं, निगेटिव चार्ज पाते हैं, लेकिन यहाँ से यही तो यूनिक है इन रिएक्शंस में, ये कहलाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल के बिना नहीं होंगे, और इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एग्जाम्पल आपके सामने है क्लोरीन और ब्रोमीन। मैं इंतजार आपके केवल स्क्रीनशॉट का करता हूँ, अगर मैं रुक जाता हूँ तो ये समझ जाया करिए और मुझे बार बार ना बोलना पड़े। वो
भी कॉमन रहे आपके दिमाग में, जो केवल छाप रहे हैं तो फिर वो जाना छाप लें। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स पढ़ रहे हो, अगर हेडिंग नहीं डाले हो तो डाले रहना। एक डायरेक्ट बनती है जो 11 से उठाई गई है, बेंजीन का डायरेक्ट आप हेलोजिनेशन करा दो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, क्लोरीन या ब्रोमीन आराम से जुड़ जाएंगे। या फिर आप टॉलुइन की रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन से कराओगे तो टॉलुइन का मिथाइल प्लस आर इफेक्ट देता है, यानी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो इसलिए हेलोजन के इलेक्ट्रोफाइल को या तो आर्थो या तो पैरा पोजीशन पे ही जोड़ता है, कहीं भी नहीं। अब आते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। तो एक बार आपने सैंडमेयर मुझसे सुनी थी उस दिन जिस दिन नेम रिएक्शन हम पढ़ा रहे थे, सबसे पहले थी। अब आज एक बार और सुनना। इस एनिलीन से आप चारों तरीके के आप हेलोएरिन्स बना सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। इन चारों में से दो कॉमन फीचर देंगे, फ्लोरीन और आयोडीन फिर स्पेशल बनेंगे, तो इसलिए ध्यान से देखना। तो पहले होता है डाइजेटाइजेशन। डाइजेटाइजेशन मतलब HNO2 या फिर NaNO2HCl। इस रिएजेंट को अच्छे से देख लीजिए, केमिकल टेस्ट में फिर आपको एक बार एमीन चैप्टर में आएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, केमिकल टेस्ट जरूर पूछे जाते हैं हर साल पेपर में। तो जैसे ही आप सोडियम नाइट्राइड और HCl की रिएक्शन कराओगे, एक नया एसिड बन के तैयार होता है जिसे हम नाइट्रस एसिड कहते हैं। इस नाइट्रस एसिड की रिएक्शन जैसे एनिलीन से होगी, किसी भी प्राइमरी एमीन से होती है, तो वो डाइएजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। तो बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव और यहाँ पे Cl निगेटिव लिख सकते हो, X निगेटिव लिख सकते हो, जो आपको लिखना हो। ये बेंजीन है, ये डाइएजोनियम कहलाता है, और ये पॉजिटिव निगेटिव एक साथ जब रहता है तो इसे सॉल्ट बोलते हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा ये कहाँ से बना, उनके लिए बच्चों, बेंजीन से अटैच नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे वैलेंसी अगर खाली रहती है, ये डाइएजो ग्रुप है। पिछले साल के नोमेनक्लेचर में था, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आज एक ही कंपाउंड मिलेगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि जब नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर देता है तो उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और उसके बाद कोई भी निगेटिव आके अगर इसके साथ जुड़ जाता है तो ये सॉल्ट कहलाएगा। केटायन एनायन जब भी एक साथ रहते हैं तो उसे सॉल्ट कहते हैं। ये रहा बेंजीन, ये रहा डाइजो। नियम लग रहा है, IUM जब भी सफिक्स लगता है इसका मतलब पॉजिटिव हो रहा है। कैसे, अमोनिया, अमोनियम, ठीक है। वाटर को एक्वा या हाइड्रो वाटर लेते हैं तो हाइड्रोनियम, HCO पॉजिटिव। तो जहां भी पॉजिटिव आता हुआ दिखे किसी कोवेलेंट मॉइटी में तो उसमें IUM सफिक्स लगा देते हैं हम लोग। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया, या हैलाइड आप बोल सकते हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम, ये एजो ग्रुप है बच्चों, डाइजोनियम क्लोराइड या हैलाइड। तो या क्लोराइड लेना हो तो क्लोराइड ले सकते हो, ठीक है, कोई सा भी ले सकते हो। ये हर हालत में याद रहे, रिएक्शन एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से हो या इन दोनों के प्रेजेंस में तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। अब इससे वर्सेटाइल, आप किस तरीके का कंपाउंड बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आइडोबेंजीन। तो देखिए मैंने कहा ना स्पेशल है कौन सी, फ्लोरो और आइडो वाली। तो आप फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड नाम है इसका, नाम भूल भी जाएंगे तो इनऑर्गेनिक है, कोई दिक्कत नहीं। फ्लोरोबोरिक एसिड, और फिर अगले स्टेप में हीट करते हैं आप, तब यहाँ पे बनता है। स्टेप ना डालना हो तो मत डालो, सीधे सीधे HBF4 और हीट करने पे यहाँ बेंजीन के ऊपर आ जाता है फ्लोरीन। मैं ये चीजें कुछ अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि 400 रिएक्शन है तो उसमें कुछ कुछ माइनर चीजें भूल जाती हैं, भूल जाने तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किन चीजों को जहाँ पे कहूँ कि बेटा यहाँ पे टेम्परेचर भी याद रखना, प्रेशर भी याद रखना है, क्योंकि उन्हीं कंडीशन के कारण वो रिएक्शन हो रही है, तो वहां पे फिर मैं बोलूंगा कि बच्चों यहाँ पे याद करो। यहाँ अवॉइड करता जा रहा हूँ तो आप जानिए कि शायद वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा हो, इसीलिए मैंने अवॉइड किया। फिर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहते हो, एक जैसी कंडीशन देनी है आपको। आप मोनोहेलाइड लोगे कॉपर का,
CuCl या ये डाइमेरिक भी नेचर का होता है, तो Cu2Cl2। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो +1 आएगी कॉपर की, चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, दोनों जगह +1 ही है ऑक्सीडेशन स्टेट। लिखा हुआ एरो पे आपको CuCl भी मिल सकता है, Cu2Cl2 भी मिल सकता है। अब यहीं पे Cu2H2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आप अलग अलग करना चाहें CuCl HCl की प्रेजेंस में या Cu2Br2 HBr की प्रेजेंस में। अगर आपने ये रिएजेंट यूज किए तो आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन या ब्रोमीन, और अगर आपको आयोडीन चाहिए बेंजीन के ऊपर तो आप केवल और केवल पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको जितने भी तरीके के हेलो एरिन्स हैं सब मिल जा रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं अपन? एनिलीन। तो एनिलीन की डाइएजिटाइजेशन रिएक्शन, इतना बस कहलाता है डाइएजिटाइजेशन। फिर फर्दर उसे हेलो एरिन्स में कन्वर्ट करना, यानी ये पूरा कंप्लीट सैंडमेयर कहलाता है। तो इसमें दो रिएक्शन, नेम वाली रिएक्शन छुपी हुई है। हाफ रिएक्शन कहलाती है डाइएजिटाइजेशन, कंप्लीट कहलाती है सैंडमेयर। यहां से आपने पढ़ ली है सभी की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जितना रफ में है तो सारा कुछ काम का था, शुरू से सुनना हो तो फिर एक बार। हेलो एल्केन्स आपने कई तरीके से बनाए, लेकिन हेलो एरिन्स आपने दो ही तरीके से बताए, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से और एक सैंडमेयर के। सर अभी तो हम रिएक्शन कई लिख ली है, तो तरीके की बात हुई है। फिर उसमें आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो तो डायरेक्ट करा रहे हो कि किसी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के साथ करा रहे हो। अल्टीमेटली हेलोजन जुड़ता हुआ उनको बेंजीन में मिलेगा, और इनमें भी हेलोजन ही जुड़ता हुआ मिला है, लेकिन एनिलीन से स्टार्ट किया है आपने। हेलो एल्केन्स की जब 4 प्रोसेस बार बार याद दिला रहा हूँ कि याद रखना, क्योंकि जितने भी कन्वर्जन मिलेंगे उनमें कहीं ना कहीं वो हर बार आएंगे। अल्कोहल से बनाने के लिए, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन के थ्रू। तीसरा मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ यानी एडिशन रिएक्शन से यानी एल्केन से। और चौथा आपने पाया था हेलोजन एक्सचेंज करके, यानी फिंकलस्टीन या स्वार्ट्ज कराई थी आप, ठीक है। अब चैप्टर के दूसरे एंड में चलते हैं, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चैप्टर में, तो एक प्रिपरेशन होती है और एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, जिनमें ज्यादा वर्क करना पड़ता है, यानी सबसे ज्यादा मेहनत यहीं पे होती है, मेरी भी और आपकी भी, ठीक है, याद करने के लिए भी और समझने के लिए भी। तो किसी भी चैप्टर को आप खोलोगे ऑर्गेनिक में, सबसे पहले नॉमेनक्लेचर मिलेगा, इंट्रोडक्शन मिलेगा, जो आपको एक साथ हो चुका है सभी चैप्टर। फिर दूसरा आपको मिलेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो हो चुका है। अभी आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर कर चुके हो तो किताब में आइए केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो जहां लिखा हो केमिकल प्रॉपर्टीज किताब में पहुंचे वहां, तो 3 रिएक्शंस होंगे, तीनों को टिक करेंगे आप। केमिकल रिएक्शंस करके लिखा होगा, जिन्हें ना मिले तो पेज नंबर 291 है, नई किताब वाले मुझे बता देंगे। 299। रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स अभी केवल है, चैप्टर में 2 पार्ट है ना, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स। तो पहले हेलो एल्केन्स को निपटाएंगे, फिर हेलो एरिन्स में जाएंगे। तो पहले है हेलो एल्केन्स, उसमें 3 टाइप है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल। 3 है, तो तीनों के अलग अलग सेगमेंट है। और जब भी कभी रिड्यूस होता है सिलेबस या चेंज आता है सिलेबस, पैटर्न पेपर का चेंज होता है, ठीक है, तो हर चैप्टर के जो सबसे प्रोमिनेंट टॉपिक है उन पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर रैंडम कभी कोई भी एक्सटर्नल आके आपसे पूछेगा, SN1 और SN2 जरूर पूछे। तो SN1 और SN2 जो वर्ड आप सुने अभी आप, वो इसी पार्ट में है जहां पे लिखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को सुनने वाले हैं, उसका जितना पार्ट आज होगा, कल होगा, परसों होगा, नरसों तक हो, तो मतलब नहीं, लगातार आप जो सुनने वाले हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
तो हेडिंग डालना रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, और मैं पहला पार्ट डालिएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत लंबा जाएगा बच्चों, से ध्यान से सुनते रहना एक एक टर्म। ये वर्ड जो आपके लिए आया है सब्स्टिट्यूशन, वो बड़ा आसान है, तो उसे आप जल्दी से समझ लें। रिप्लेसमेंट है, सीधा सीधा एक ग्रुप को हटाना है, ग्रुप को जोड़ना है, सब्स्टिट्यूशन। 10 से सुनते आ रहे हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती थी, जब कार्बन से अटैच एटम को आप हटाइए और दूसरे किसी को जोड़ दीजिए, ठीक है। वर्ड क्या आ रहा है साथ में एसोसिएटेड, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल जानना जरूरी है। तो जितनी भी मॉइटीज आपको पूरे किताब में नेगेटिवली चार्ज दिखे या जिनके पास लोन पेयर दिखे और वो कोवेलेंट हो, वो सब एक्ट कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो मतलब आप नेगेटिवली चार्ज मॉइटी अगर बनते हुए दिख रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, तो निगेटिव तो हुआ, तो मतलब कंफर्म है कि न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। उसके अलावा भी कोई ऐसी स्पीसीज हैं जिनमें ऐसा लगता है कि वो लोन पेयर हैं और डोनेट भी करते हुए मिले हैं बहुत सारी जगह पे, तो यहाँ भी वो किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ये पिछले साल का कंसेप्ट था, इस तरह इसीलिए रिपीट किया। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव लविंग, यानी खुद कैसा हो, इलेक्ट्रॉन रिच। तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जो ये पूरी कोशिश करते हैं कि सामने वाले को दे दूं। तो कैसे देते हैं, कैसे डेटिव बॉन्ड बनाते हैं, कैसे कोवेलेंट बॉन्ड, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये याद रहे आपको, ठीक है। अब एक जनरल रिएक्शन अगर आपके सामने आती है, हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। तो बच्चों RX बोले तो हेलो एल्केन, एग्जांपल लेंगे पहले जनरलाइजेशन। तो R एल्किल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल एक्साइल जो भी मिले आपको, उसके साथ हेलोजन आपको मैंने कहा ना जनरली 2 ही मिलेंगे, रेयर केस में फ्लोरीन और आयोडीन आएंगे, रेयर, ठीक है। तो क्लोरीन या ब्रोमीन है यहाँ पे हेलोजन, जिसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से हो रही है। अब ये न्यूक्लियोफाइल मॉइटी कहीं से आई होगी, कहाँ से आई होगी, एग्जाम्पल लेते हैं। पहले सीधा सीधा समझें, जो नाम लिखा हुआ है कि साहब इस हेलोजन को इस न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस कर दिया है और हेलोजन अंकल हेलाइड आयन के फॉर्म में निकल जा रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का आना और न्यूक्लियोफाइल का ही जाना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन किससे इंड्यूस हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल से, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बिना अच्छे एग्जाम्पल के नहीं समझ में आता, तो ध्यान से सुनना। CH3Br है मेरे पास, ब्रोमोमीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड, जिसकी रिएक्शन में अगर KOH से कराऊं, अब ये KOH कंडीशन याद रखना थोड़ा सा अभी के लिए, फिर बाद में आप समझाया भी जाएगा रीजनिंग के साथ, कि अगर ये एक्वस KOH लिया जाए तो K पॉजिटिव और क्या मिला, OH नेगेटिव, तो मेरा न्यूक्लियोफाइल कहाँ है, तो ये OH नेगेटिव मेरा न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर मैं K पॉजिटिव को भूल जाऊं, कोई ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप भूले भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन याद रखना कि एक्वस स्टेट में आगे के लिए काम आएगी। जैसे ही OH नेगेटिव आपको दिख रहा है, तो ये इस Br नेगेटिव को रिप्लेस करेगा सीधे CH3OH, और क्या बन जाएगा, Br नेगेटिव। ये मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, रिएक्शन समझा रहा हूँ, कि इस वर्ड का मतलब समझिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर मैकेनिज्म में जाते हैं, टाइप सीखेंगे, ठीक है। ये रहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जाम्पल। अब जहां आप अपनी किताब खोले थे, वहां पे एक टेबल बनी हुई है अगले पेज में, 292 पेज में, या आप 300 में होंगे जो लोग भी हैं। टेबल बनी है, उसमें आप 5 स्पीसीज को टिक करेंगे। तो वो 5 स्पीसीज कौन कौन सी है, जिनका मन नहीं लग रहा, ध्यान से सुनिएगा। पहला है एक्वस KOH, ब्रैकेट में NaOH लिखा हो। टेबल मिल गई है सबको, जिन्हें ना मिला करे तो बता दिया करे, और जब मिल जाएगा तो मंडी ला दिया, तो मुझे लगे कि हाँ, ठीक है। ये ऐसी टेबल होगी जिसमें सबसे इंड वाले में टिक करना है आपको।
तो मैंने NaOH KOH सबसे ऊपर पाया, फिर उसके बाद नीचे जा रहा हूँ, KCN और AgCN दिख रहा होगा, फिर उसके बाद उसी के जस्ट बाद KNO2 और AgNO2। फिलहाल चैप्टर से जुड़ी जितनी रीजनिंग है, ठीक है, और जितने कन्वर्जन है, इनमें से ये 5 बार बार काम आएंगे आपके, इसलिए केवल 5 टिक हो रहे हैं, बाकी जिन्हें पढ़ना हो पूरे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हायर क्लास के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से। फिलहाल मैं एनसीईआरटी को पकड़े रहूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी घुमाए हुए क्वेश्चंस हैं, सारे इतने के इर्द गिर्द घूमते हैं। देख लिया, टिक कर लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, उसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, उससे बनने वाले एल्किल ग्रुप कैसे जुड़ेंगे उसमें, फिर उसके बाद उनके नाम क्या होंगे, देख लीजिए पूरी टेबल थोड़ा सा इन्हीं 5 पे, सारा कुछ मत देखते रहे, इन 5 के देखिए क्या क्या। तो अच्छी खासी रीजनिंग है पहली ही, इसलिए तैयार रखें अपने आप को। बगल में ही अगले ही पेज में है, ऊपर टॉप में एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो उसकी लैंग्वेज पढ़ने लगेंगे टाइम बहुत लगेगा आपको, और समझ में नहीं आएगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो ध्यान से सुन लेंगे आगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे आज ही के आज। डाउट लगेगा तो कल फिर रिपीट करूंगा मैं, अगर आप कहेंगे तो, ठीक है, इसलिए ध्यान से। बच्चों, कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके अंदर एम्बीडेंट नेचर होता है, यानी एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। जितने लोग यहाँ पे हैं, शायद उनमें से कुछ ही लोग 9th चैप्टर पढ़े हैं, तो उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे वो एम्बीडेंटेड लिगेंड सुन चुके हैं, तो उनको तो दिक्कत नहीं है। कुछ जो नए हैं तो ध्यान से सुनना, वो ये है कि साइनाइड का स्ट्रक्चर पहले समझो। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है नाइट्रोजन से। अब लोन पेयर एक कार्बन के पास भी होता है और एक नाइट्रोजन के पास। जब किसी एक न्यूक्लियोफाइल में एक से ज्यादा डोनर एटम, यानी लोन पेयर डोनेट कर सके, तो यहाँ पे कार्बन भी कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है, लेकिन करे एक ही। मतलब जब रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे तो या तो कार्बन से बॉन्ड बनेगा या तो फिर नाइट्रोजन से बनेगा, दोनों से एक साथ नहीं बनेगा। अगर एक साथ दोनों से बनता तो वो डाइडेंटेट कहलाता, मतलब एक साथ 2 बॉन्ड बनाता, 2 दांत निकल आते उसके। ये 2 दांत वाला नहीं है यूनिडेंटेट, मतलब सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन बनाएगा किससे, उसके कारण, है ना, आप अलग अलग नाम से जानेंगे। जैसे अगर ये अल्काइल ग्रुप से कार्बन जुड़ता है तो इसे हम साइनाइड या नाइट्राइल बोलते हैं, और अगर वो नाइट्रोजन से बनाता है बॉन्ड तो इसे हम आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल के नाम से जानते हैं, या एक नाम और आगे मिलेगा, अभी से सुने रहो, कार्बल इमीन। एक नाम है, नेम रिएक्शन ही है, कार्बल एमीन रिएक्शन। तो जब आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल बनता है तो नाइट्रोजन के साथ लिंकेज तैयार होता है, जब कार्बन के साथ लिंकेज तैयार होता है तो उसे साइनाइड या नाइट्राइल कहते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये पा रहे हैं इन दोनों एग्जाम्पल में कि ये एक ही न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है, जिसमें डोनर एटम कितने हो सकते थे, 2। तो जब किसी भी न्यूक्लियोफाइल में एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं तो एक नया नाम मिल जाता है उसे, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये कहीं भी आपको ये एम्फीबियन वर्ड सुनाई देता है, आप समझ जाते हो एक साथ 2 तरफ मोशन कर सकता है, जल थल दोनों में रहने वाले। आपको पता है टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ मेढक टाइप के होते हैं, टर टर, एम्फीबियन में आते हैं। तो ऐसे ये टर टर वाले टाइप के हैं, ये कार्बन तरफ से भी बॉन्डिंग करते हैं, नाइट्रोजन की तरफ से भी बॉन्डिंग करते हैं, तो परेशान करते हैं। तो एक अच्छी रीजनिंग है। क्वेश्चन पढ़िए, बगल में एग्जाम्पल नंबर बता दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन पढ़े रहिए, पता चले हम क्या बातें कर रहे हैं वो आपको भूल ना जाए। 10.5 बगल में ही होगा, एग्जाम्पल का क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। और एक क्वेश्चन मिलेगा एक्सरसाइज में, पढ़ना नहीं है, केवल नंबर यहीं पे डाले दीजिएगा। 10.7 जिसे आपको बाद में एक्सरसाइज में जाके पढ़ना है। अब
चलते हैं कि ये साइनाइड कब कब साइनाइड कहलाएगा, कब आइसोसाइनाइड कहलाएगा, कब नाइट्राइल कहलाएगा और कब आइसोनाइट्राइल कहलाएगा, इसे समझना है। और फिर ये देखना है कि ये प्रोडक्ट क्यों अलग अलग तरीके के बनाता है। तो बच्चों ये साइनाइड जो है यानी ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जो है वो दो तरीके के स्पीशीज से मिलता है, या तो केसियन से या तो एजीसीएन। अब अगर किसी आरएक्स की रिएक्शन यानी एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन्स की रिएक्शन केसीएन से होती है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है आरसीएन मिलता है यानी साइनाइड मिलता है। लेकिन अगर आरएक्स की रिएक्शन एजीसीएन से कराई जाए तो हमें प्रोडक्ट आरएनसी मिल रहा है, बोले तो आइसोसाइनाइड मिल रहा है। तो खेल कहाँ हो रहा है? खेल यहाँ नहीं है, खेल यही है कहीं, मतलब इसमें छुपा हुआ है रीजन। प्रोडक्ट बदल जाने में केवल केवल किसका रोल आपको दिखे? इस पोटेशियम आयन का और इस सिल्वर आयन का। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे 11 तक खोदा बिन्नी करने वाला हूँ फिर। तो बच्चों केसीएन एक प्योरली आयोनिक कंपाउंड है जिसे आप कंप्लीटली आयोनाइज होते हुए पाएंगे। हाईली आयोनिक कैरेक्टर होने के पीछे ये एस ब्लॉक की मेटल है। जितनी भी जगह आपने सुना हो फजन रूल उसमें बताया गया है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या डी ब्लॉक की मेटल ज्यादा कोवलेंट होती हैं एस ब्लॉक की तुलना में। तो एस ब्लॉक वाले जल्दी आयोनाइज होंगे किसके कंपैरिजन में? डी ब्लॉक के। मतलब जहां मैं कंसंट्रेशन बराबर रखूं एजीसीएन और केसीएन का तो आपको पूरी तरह से आयंस में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा के प्लस और सीएन निगेटिव, लेकिन एजी इतना जल्दी साथ नहीं छोड़ेगा कार्बन क्योंकि ये किस नेचर का होता है? कोवलेंट। तो पहला जवाब उस क्वेश्चन का एग्जाम्पल के पहला एक टर्म ये आयोनिक नेचर का होता है और ये कोवलेंट, पहला जवाब। दूसरा, सर ये जब साइनाइड आ ही चुका है तो इस साइनाइड में हम ये पा रहे हैं कि कार्बन भी डोनेट कर सकता है लोन पेयर और नाइट्रोजन, तो क्यों कार्बन ने ही डोनेट किया और साइनाइड ही क्यों बना केसीएन के केस में? तो बच्चों ध्यान से सुनना कि आरएक्स में ये जाके अटैक करता है कार्बन के ही ऊपर, हेलोजन तो निकल जाता है, कार्बन नाइट्रोजन ये इस आरएक्स के आर वाले पार्ट से टकराते हैं, यानी ये भी जा सकता है ये भी जा सकता है और ये निकल लेगा। यही तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक देखिए, तो ये कार्बन जाके भी अटैक कर सकता है नाइट्रोजन भी, तो इसका प्रोनाउंस्ड होगा इफेक्ट इसकी तुलना में, इसलिए क्योंकि सीसी बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन सीएन। दो रीजनिंग, पहली एजीसीएन यूज करते से ही मुझे आइसोसाइनाइड क्यों मिलते हैं, ठीक है, और केसीएन यूज करते से ही मुझे साइनाइड क्यों मिलते हैं? तो पहला जवाब इसके आयनिक नेचर के कारण और इसके कोवलेंट नेचर के कारण, ठीक है। अब फिर अंदर घुसते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं फिर इसको। तो केसीएन में साइनाइड ही क्यों मिलते हैं? जब लोन पेयर दोनों के पास हैं तो दोनों डोनेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, दोनों करने भी जाते हैं, लेकिन रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनता है वो डिसाइड करता है कि कौन करेगा। कार्बन करता है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है अल्काइल ग्रुप के साथ, और जब नाइट्रोजन करता है तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पाते हैं हम कि कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन। ये हो गई। अब बात करते हैं एजीसीएन की। एजीसीएन में जब आरएक्स रिएक्शन करने आता है तो सिल्वर ने साथ ही नहीं छोड़ा है किसका? कार्बन का, कोवलेंट नेचर के कारण। अभी मैं नहीं छोड़ूंगा, तो बचे हैं भाई साहब नाइट्रोजन जो पूरी तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक नाइट्रोजन इंड से ही होता है, कार्बन इंड से हो ही नहीं पाता क्योंकि सिल्वर ने अभी छोड़ा ही नहीं कार्बन। जो लोग फिर नहीं सुन पाए हैं फिर से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं एजीसीएन जो है इसमें सिल्वर ने किसका साथ नहीं छोड़ा है? कार्बन का, तो इसके पास लोन पेयर नहीं रह पाता है। वो लोन पेयर किसके पास रहता है? नाइट्रोजन के पास। तो जब आरएक्स के ऊपर अटैक की बात आती है तो सिल्वर ने कार्बन को छोड़ा ही नहीं है, तो नाइट्रोजन अकेला ही है जो कि लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो नाइट्रोजन के इंड से ही जुड़ जाता है, तो फिर बनता है प्रोडक्ट आर, बोले तो ठीक है। जिन्हें नहीं समझ में आया एक बार फिर लैंग्वेज पढ़ ले उस आंसर की इस बार पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, मुझे लग रहा है कि आधे से ज्यादा लोग जूझू बन रहे हैं, ठीक है। फिर से आता हूँ।